सर, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक राजनीतिक दल तथा दबाव समूह के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग माने जाते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय उस संगठन को से है या उस संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं जिसमें समान विचारधारा, समान उद्देश्य एवं समान पद से देश के विकास और शासन एवं सत्ता के संचालन चाहने वाले नागरिक संगठित होकर राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार ये राजनीतिक दल संपूर्ण राष्ट्र में, चाहे वो कितना ही विशाल क्यों ना हो, एक रूपता के साथ एक समान विचारधारा के आधार पर अपने सरकार बनाने और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं। कुछ परिभाषाएं, हम राजनीतिक दल की कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समूह को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्तियों का प्रयोग करके सरकार पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा देखिए। आशीर्वादम के अनुसार राजनीतिक दलों से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे संगठित निकायों से है जिनके पास देश के राजनीतिक जीवन के लिए कुछ सिद्धांत और नीतियां हैं जिनके द्वारा वे देश को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। एक और परिभाषा भी हम देख सकते हैं। मैक्स वेबर लिखते हैं कि राजनीतिक दल वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बनाया गया स्वैच्छिक संगठन है। इस प्रकार हम राजनीतिक दल को एक नागरिकों के द्वारा संगठित, व्यवस्थित और औपचारिक संगठन मानते हैं जिनके उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण करना, सरकार पर शासन करना और देश को एक विचारधारा आधार पर चलाना है। इस प्रकार राजनीतिक दल स्वयं संगठित होकर स्वयं के कुछ सिद्धांत और नीतियाँ और उद्देश्यों के आधार पर क्रियाशील रहते हैं और अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करते हैं। ये एक सामूहिक संगठन होता है जो सतत सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो सामूहिक रूप से प्रयासरत रहता है। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व। कोई भी राजनीतिक दल जब संगठित होता है, गठित होता है, उसका निर्माण होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वो उसके लिए कुछ अनिवार्य जो तत्व है जो कि वो उसके आधार पर उनका गठन संभव होता है। तो पहला है संगठन। कोई भी राजनीतिक दल का निर्माण की पहली आवश्यकता यही होती है कि वो संगठित रूप से हो, उसके एक संगठन हो, संगठन की संरचनात्मक और भौतिक संरचना के साथ साथ मानवीय आधार पर भी वो संगठित हो और संगठित होकर वो अपने विधान और अनुशासन के आधार पर कार्य करें। दूसरा आवश्यक तत्व है सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। प्रत्येक राजनीतिक दल के निर्माण की आवश्यकता ये भी है कि उसके सदस्यों के जो सदस्य हैं वो उनके दल के सभी सदस्य इन निर्धारित सिद्धांतों अथवा विचारधारा अथवा मत के प्रति न केवल समर्पित हों बल्कि उनके बीच में परस्पर सहमति हो जिस आधार पर वो नीतियाँ और विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। इन विचारधारागत और नीतियों पर अगर सहमति है तो संगठन को कार्य करने में सुलभता रहती है, सहजता रहती है। राजनीतिक दल का नेक्स्ट आवश्यक तत्व है संवैधानिक साधनों का प्रयोग। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये आवश्यकता होती है कि वो अपने कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं को, अपनी विचारधारागत व्यवस्था को एक संवैधानिक यानी कि विधिक आधार पर, सांविधिक आधार पर संसाधनों का उपयोग करे, विधिक साधनों का उपयोग करे जिससे जो जनता के हित में कार्य कर सके। विधिक उपायों को काम में लेने के प्रति विश्वास होना चाहिए। संवैधानिक साधनों को प्राप्त करने की शक्ति भी संविधिक होनी चाहिए, ना कि विद्रोह या आतंक जैसी कोई स्थिति। एक और आवश्यक तत्व है
सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा, सत्ता पाने की इच्छा। राजनीतिक दल का अंतिम और अनिवार्य उद्देश्य तो यही होता है कि शासन पर नियंत्रण स्थापित करें, सत्तारूढ़ रहना चाहते हैं। शासन के केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों को देश, समाज, राष्ट्र के निर्माण में लाना चाहते हैं, अमली जामा पहनाना चाहते हैं। और अंतिम जो आवश्यक तत्व है राष्ट्रीय हित। प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य यही होता है कि सभी सांविधिक साधनों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्रीय हित के आदर्शपूर्ण राष्ट्रीय हित के आदर्श उनके लिए सर्वोपरि होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए। और कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी दल नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो राष्ट्रीय हितों से परे होकर कार्य करे। इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक दल के ये आवश्यक तत्व। राजनीतिक दलों के गठन के आधार। राजनीतिक दल किस आधार पर गठित हो रहे हैं? सामान्यतः हम इसके राजनीतिक दलों को हम एक बौद्धिक स्तर पर ये समझते हैं कि विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शासन को संचालित करना चाहते हैं। लेकिन व्यवहारतः हम और सिद्धांत दोनों ही स्थितियों में राजनीतिक दलों के गठन के प्रमुख आधार हैं, उनको संक्षिप्त में जानेंगे। पहला आधार हम लेते हैं, राजनीतिक दलों का आधार है धार्मिक आधार पर। कोई भी राजनीतिक दल का गठन यदि धार्मिक आधार पर हुआ है, उनके गठन का उद्देश्य अगर धार्मिक आधार पर है तो उसको हम सामान्यतः धार्मिक आधार पर गठित राजनीतिक संगठन कहते हैं। जैसे यूरोपीय देशों में कैथोलिक पार्टियां भी इसी आधार पर गठित हुई थी। भारत में 1906 में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा आदि जो दल बने वो धार्मिक आधार पर ही बने। दूसरा आधार है आर्थिक आधार। दलों के निर्माण का यह आधार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के या किसी विशेष वर्ग को उत्थान या उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पूंजीवादी दल है, श्रमिक दल है, व्यापारी दल है, नौकरशाही वर्ग है। और ब्रिटेन में भी अनुदार दल पूंजीवादी हितों का संरक्षण करता था, तो साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल इन मजदूरों के हितों का संरक्षण करने का कार्य करता था। इस प्रकार ये आर्थिक आधार पर ये दल गठित हुए थे। तीसरा आधार जो है जातीय आधार। राजनीतिक दलों के निर्माण का ये जातीय आधार जैसे कई देशों में देखने को मिलता है। जर्मनी में नाज़ी पार्टी का आधार जाति ही था। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण रोडोसिया में भी काले गोरों के हितों के लिए अलग अलग दल बनाए गए। इसी प्रकार से भारत में भी कई अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ हैं जो जातीय आधार पर गठित हुए हैं। नेक्स्ट आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। राजनीतिक दलों का यह आधार भी है कि वो मनोवैज्ञानिक आधार पर गठित होते हैं। समाज के अतीत की बातों को आदर्श मानते हुए वापस हुई घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप जिन राजनीतिक दलों का गठन हुआ उसको हम मनोवैज्ञानिक आधार पर गठन को मानते हैं। वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते, यथास्थिति को रखना चाहते हैं, उनका आधार मनोवैज्ञानिक है। जैसे पूंजीपति इन्हें अनुदार पूंजीपतियों की जो परिवर्तन स्थिति है उसके हिसाब से उनको अनुदार दल भी कहा जाता है, कुछ को उदारवादी दल भी कहा जाता है, कुछ को जो परिवर्तनशील चाहते हैं या उग्रवादी विचारधारा का समर्थन, उग्रवादी एक्सट्रीम जो होती है वो भी कह सकते हैं। तो ये हम मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुदार, उदार और उग्रवादी विचारधारा मनोवैज्ञानिक आधार का ही प्रतीक है। भाषागत आधार। कुछ राजनीतिक दलों का गठन भाषागत आधार पर भी हुआ है। जैसे हमारे दक्षिण भारतीय देशों में भी धर्म के आधार पर के अलावा भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। और कुछ दल तो भाषा के आधार पर ही अपने अपनी विचारधारा को आगे पोषित करते हैं। जैसे अगर हम देखें मराठी भाषा है, तेलुगु देशम पार्टी का प्रमुख आधार तेलुगु भाषा है, मिजो नेशनल फ्रंट का आधार मिजो भाषा है। तो ये भाषागत आधार पर जिन दलों का गठन हुआ है उनको हम भाषा के आधार पर गठित मानते हैं। क्षेत्रीय आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन होता है। वो अपने अपने क्षेत्र के लगाव के कारण, विशेष स्थितियों के समस्याओं के समाधान के कारण ऐसे दलों का गठन किया जाता है। वो ये सामान्यतः अपने क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ही राजनीति करते हैं। भारत में ऐसे कई दल हैं
जो क्षेत्रीय आधार पर है, जैसे उदाहरण के तौर पर असम गण परिषद है, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है, डीएमके है, हरियाणा जनहित कांग्रेस है, झारखंड विकास मोर्चा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। ये कई ऐसे क्षेत्रीय दल, कई ऐसे दल हैं जो जिनका गठन क्षेत्रीय आधार पर हुआ है। अब हम राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य को देखेंगे कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य और भूमिका क्या है। सबसे पहले पहला बिंदु है चुनाव द्वारा सत्ता पर नियंत्रण। प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि अब वो जनमत तैयार करके जनता में विश्वास प्राप्त करके वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, सत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है। और कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि वो अपने को सत्ता में बनाए रखे, सत्ता में अपने को लेके आए और उसको बनाए रखे। तो सत्ता प्राप्त करने का प्रमुख कार्य और भूमिका इस पहले लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल की ही होती है। लोकमत का निर्माण। प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी विचारधारा, अपनी नीति, अपने सिद्धांत के आधार पर एक लोकमत का निर्माण करता है, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। जनसाधारण की जो समस्या हैं उन समस्याओं को समझकर नीतिगत आधार पर उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विचारधारागत आधार पर नीतियों का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट कार्य है सरकार के विभिन्न निकायों पर नियंत्रण और समन्वय। जब प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात सरकार का निर्माण करता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि सरकार का निर्माण और उसके विभिन्न जो निकाय हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और इसके माध्यम से वो राष्ट्रपति से लेके नीचे तक की प्रशासनिक स्तर तक की अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट कार्य है सरकार के निर्माण और संचालन का कार्य। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दल संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो उसका जो दल का प्रमुख होता है वो सरकार का निर्माण करता है। और जैसे भारत में प्रधानमंत्री, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका जैसा कोई भेद नहीं होता है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है और राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और अपने सरकार के शासन संचालन को सुगम बनाता है। भारत जैसे देश में जहाँ दोहरी कार्यपालिका है वहाँ प्रधानमंत्री जनता मतलब निर्वाचित बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और वो अपने राष्ट्रपति की अपनी सलाह के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य करता है। नेक्स्ट जो कार्य है नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण और नियोजन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दल यही चाहता है कि उसके कार्यक्रम और नीतियों का नियोजन इस प्रकार से हो ताकि न केवल जनता की समस्याओं का निराकरण हो बल्कि राजनीतिक दल अपने जन विस्तार को, जनमानस में अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं। जनता के द्वारा अपेक्षित समस्याओं के निराकरण में वो अपनी नीतियों को अमली जामा पहनाते हैं। साथ ही दलों के द्वारा अपने वैकल्पिक जो कार्यक्रम हैं वो जनता तक पहुँचे हैं और वो जनता तक उनको जन समर्थन प्राप्त हो, ये कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य है राजनीतिक शिक्षण। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावों के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, उसके माध्यम से वो जनता में कोई समस्याओं के विषय में जानना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, समस्याओं के संबंध में अपना पक्ष रखते हैं, जिससे कई ऐसे वाद विवाद पैदा हो जाते हैं जिनके से एक राजनीतिक गहन रुचि और चेतना का विकास होता है जनमत में और ये राजनीतिक शिक्षण को बढ़ावा देता है। इसको हम लोक शिक्षण के रूप में भी मानते हैं। आज हम किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक शिक्षण की जब बात आती है तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि ये राजनीतिक दल हमारे को लोक शिक्षण में बहुत अहम भूमिका, महती भूमिका अदा करते हैं। तीसरी दुनिया में लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में अगर किसी भी तत्व का योगदान है तो उसमें हम सब प्रमुख राजनीतिक दल को ही ये श्रेय देना चाहते हैं। नेक्स्ट
जो कार्य है, भूमिका है, वो सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में राजनीतिक दल कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जहां सरकार की नीति कार्यक्रमों और जनताओं के बीच में ले जाते हैं, वही जनता की समस्याओं के और जनता की अपेक्षाओं को सरकार तक ले जाते हैं। इस प्रकार एक तरफ जन समस्याओं के सुगमता के निराकरण के लिए वो सरकार पर वो दबाव डालते हैं, वहीं सरकार के द्वारा निष्पादित कार्यों को जनता तक ले जाते हैं। इस प्रकार सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में, एक पुल के रूप में ये राजनीतिक दल कार्य करते हैं। और अंतिम कार्य है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी जनता में एक अपनी पहुंच स्थापित करने, विचारधारा को स्थापित करने, जनमानस को अपने पक्ष में करने, जन विश्वास अर्जित करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल भारत जैसे देशों में जहां समाज में प्रचलित कुरीतियों को निराकरण के लिए पहल करते हैं, आगे आते हैं, जैसे छुआछूत का उन्मूलन करने, मद्यपान का निषेध करने, बाल विवाह को रोकने, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज आदि को नियंत्रित या समाप्त करने के लिए, ऐसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में ये देखा कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी न केवल महती भूमिका अदा करते हैं, बल्कि जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग है। अगले पार्ट में हम राजनीतिक दल और दबाव समूह के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।